हम बात कर रहे हैं तिल की खेती से जुड़ी हुई। तिल जो है बेचारा बहुत ही गरीब फसल है। ना तो इसे ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और ना बहुत उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, प्रणाम। नया दिन, नया आगाज और खेती की इन बातों में नए विषय के साथ मैं याशु गांधी आपका स्वागत करती हूँ। और आज बात तिल की। जी हाँ, वही तिल जो काला, सफ़ेद, लाल और कुछ कुछ जगह पे विश्व में नीले रंग में भी पाया जाता है। और इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता है कि कहते हैं कि अगर श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग किया जाए और धार्मिक कामों में, यज्ञ में अगर घी के साथ सफ़ेद तिल से आहुति दी जाए तो माँ लक्ष्मी का शुभाशीष प्राप्त होता है। तो ये तो हुई इसकी धार्मिक मान्यता की बात। अगर हम इसकी खेती की बात करें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक विशेषज्ञ की, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हम धार्मिक मान्यता की बात कर रहे थे। तिल में इतने सारे गुण पाए जाते हैं, अगर हम उसका सेवन करते हैं, चाहे उसके तेल का सेवन करें या तिल को खाएं। आयुर्वेद में इसको तीव्र असरकारक औषधि के तौर पे माना जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और ये इसकी संज्ञा दी गई है। खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम बिंदु आता है, हम भूमि है, जलवायु है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं क्योंकि तासीर तिल की गर्म होती है। लेकिन खेती के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, तिल जो है बेचारा बहुत ही गरीब फसल है। ना तो इसे ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और ना बहुत उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। ये बुंदेलखंड में जो सबसे राकर एक ज़मीन है और भूड़ ज़मीनें हैं जहाँ जिनका उर्वरा स्तर बहुत कम होता है, उसमें भी तिल की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा बरसात हो या इतनी ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता हो। बोने के बाद अगर 1-2 बरसात हो गई और ख़ासकर जिस वक्त इसमें फलियां आती हैं उस समय थोड़ी सी नमी इसको मिल जाए और ये अपने आप जो है तैयार हो जाती है। तो इतने गुणों के होने वाली और इतना धार्मिक चीज़ों में काम आने वाली चीज़ और इतने सादा तरीके से ये तैयार हो जाती है। इसकी सादगी को देखते हुए और इसके गुणों को देखते हुए हमें इनकी इस बात को भी हमें भी अपनाना चाहिए। अब बात आती है कि इसके लिए जलवायु, तो जलवायु में जो है शुष्क जलवायु इसके लिए जो है बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा जैसे राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में कम अगर हमारी बरसात हो रही तो बहुत अच्छी हमारी खेती होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अब की कम बरसात हुई है तो हमारी तिल की खेती बहुत अच्छी हो रही है। बस ये है कि चूँकि इस समय पर अगर ज़रा सा पानी और बरस गया होता तो तिल सबसे यही होता कि तिल बहुत सालों के बाद तिल की खेती बहुत अच्छी हुई है। तो नहीं अगर बरसा है तो एक सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई कर देंगे तो तिल की खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। बात आती है इसमें कि हमें इसके लिए भूमि कैसी चाहिए, तो इसके लिए बलुअर दोमट, भूड़ और राकड़, बुंदेलखंड की जो राकड़ ज़मीन है उस जो है इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लो लाइंग एरिया यानी निचली ज़मीन नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी का भराव हो। ज़मीन ऊंची होनी चाहिए, जल निकास अच्छा होना चाहिए। बस इसके साथ इतना ही जो है शर्त लागू होती है। बाकी ये हर कंडीशन में जो है तिल की खेती हो जाती है। चलिए, हर कंडीशन में इसकी खेती जो है वो आराम से की जा सकती है। लेकिन फिर भी हम जब कुछ प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी काम करने से पहले जब हम तिल की खेती करते हैं, भूमि को तैयार करते हैं, बीज को तैयार करते हैं, तो वो किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? देखिए, जब हम क्षेत्र वाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम जो है मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर लें और जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। पर्याप्त मात्रा में नमी है तो काफ़ी है और इसमें कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 2 देसी हल से हम अपनी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और भुरभुरा करने के बाद क्षेत्र के हिसाब से प्रजातियों का चुनाव कर लें और उसके बाद हम इसको लगा सकते हैं। प्रजातियों के चुनाव की आपने कहा कि
क्षेत्रवार या क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। काली और सफ़ेद की कैटेगरी की हम बात करें या अलग अलग किस्मों की बात करें तो वो कौन कौन सी हो? उन्नतशील जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो सफ़ेद भी हैं और काली भी हैं। जैसे टाइप 4 है। टाइप 4 90 से लेकर के 110 दिन के अंदर ये पक करके तैयार हो जाती है और ये सफ़ेद रंग की होती है। इसमें जो तेल का परता होता है वो 40 से 42% तेल जो है इसमें निकलता है और इसकी पैदावार जो है वो 6 से 7 कुंटल तक इसकी पैदावार हो जाती है और ये मैदानी क्षेत्रों के लिए विशेषकर बहुत ही उत्तम है। उसके बाद आती है टाइप 12। जी बिल्कुल, टाइप 4 आप तिल की प्रजाति के बारे में बता रहे हैं और भी किस्मों के बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले एक खास बात आपके लिए कि तिल में मौजूद कैल्शियम और आयरन हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा अगर तिल का सेवन रात को अच्छे से काले तिल का सेवन किया जाए, चबा के खाया जाए तो हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। छोटा सा ब्रेक। इसको ज़्यादा ना खाद पानी की ज़रूरत है ना तो ना एक पानी सिर्फ अगर इसको आवश्यकता है पकते समय लग जाए और उसके बाद ना भी मिले तो ये अपना गुजारा कर लेती है। अगर रात को सोते समय आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है, बिस्तर में यूरिन करता है तो कोई दवाई मत दीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। बस सोने से पहले काले तिल का एक लड्डू उसको खाने को दीजिए और फिर उसका असर देखिए। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं तिल की खेती से जुड़ी हुई। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपके लिए कि तिल में मौजूद नियासिन नाम का जो तत्व होता है वो हमें तनाव और अवसाद से दूर रखता है। इसके अलावा तिल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। बढ़ते आगे, हम ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आप टाइप 4 वैरायटी की बात बता रहे थे तिल की। जी देखिए, टाइप 4 के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद है टाइप 12। टाइप 12 वैरायटी जो है ये 85 से 90 दिन में जो है ये पक कर के तैयार हो जाती है और इसकी जो फलियां होती हैं एकल सन्मुखी होती हैं और इसमें 40 से 45% तक जो है तेल का परता पाया जाता है और ये 5 से 6 कुंटल इसकी उपज हो जाती है और ये मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति मानी जाती है। उसके बाद आती है टाइप 13। टाइप 13 जो है 80 से 85 दिन में ये तो तैयार हो जाती है, सफ़ेद रंग की होती है और इसमें 40 से 45% तेल का परता होता है और 6 से 7 कुंटल जो है इसकी पैदावार होती है और ये विशेषकर बुंदेलखंड के लिए संस्तुति की गई है। उसके बाद आती है टाइप 78। ये भी 80 से 85 दिन में जो है तैयार हो जाती है और इसमें 45 से 48% तक इसमें जो है तेल का परता होता है और 6 से 8 कुंटल इसकी उपज हो जाती है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए चाहे कहीं भी इसको बोएं सब जगह जो है इस तरीके की पैदावार देती है। उसके बाद एक वैरायटी है शेखर। ये वैरायटी 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है, 45 से 48% इसमें तेल का परता होता है और 6 से 8 कुंटल इसकी उपज होती है। उसके बाद दूसरी वैरायटी है प्रगत। ये भी बिल्कुल शेखर वैरायटी की तरह है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं भी बोई जा सकती है। सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो है तरुण। यद्यपि ये 80 से 85 दिन में तो ज़रूर पक के तैयार होती है लेकिन इसमें तेल का परता 50 से 52% तक होता है और इसकी उपज भी 8 से 9 कुंटल होती है। जाहिर सी बात है, एक प्रमुख तिलहनी फसल है तिल की। जब हम बात करते हैं तो वो किस्म को बहुत ज़्यादा उस किस्म को माना जाएगा, उत्तम किस्म माना जाएगा जिसमें तेल का जो प्रतिशत है, जो पड़ता आप कह रहे हैं वो अधिक सबसे ज़्यादा हो। सबसे और सबसे अच्छाई की बात यह है कि ये जो तरुण वैरायटी है संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है जी। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आप इसको कहीं भी लगाएंगे तो इसके लिए ये नहीं है कि ये बुंदेलखंड की थी आपने यहाँ लगा ली तो इसमें बीमारियाँ लग गई या कुछ लग गया, ऐसा नहीं है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए इसकी संस्तुति की गई है और सबसे ज़्यादा उपज देने वाली है, सबसे ज़्यादा तेल का परता देने वाली। वैसे भी ये बात कही जाती है कि चाहे खाने में प्रयोग किया जाए, लगाने में प्रयोग किया जाए, कहते हैं बच्चों की मालिश अगर तिल के तेल से की जाए तो हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हर तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। और अगर उन प्रजातियों का प्रयोग किया जाए जिसमें
तेल का प्रतिशत अधिक पाया जाता है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई, तो जाहिर सी बात है कि खेती में भी फायदा होगा। चलिए, ये तो हुई इसकी किस्मों की बात। अब हम बात करते हैं, जब हम बीज की मात्रा की और उसके उपचार की बात करते हैं तिल की खेती। देखिए, 3 से 4 किलोग्राम बीज जो है इसके लिए पर्याप्त होता है, और इसके लिए जो है वो उपचारित करके ही बोना चाहिए। और उपचारित करने के लिए जो बाज़ार में रसायन हैं उसमें आपका थीरम है, कैप्टान है, बावस्टीन है, कार्बोक्सिल है, इनमें से कोई भी अगर आपको एक मिल जाता है तो उसकी मात्रा अलग अलग है। जैसे थीरम है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, कैप्टान है तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, अगर बावस्टीन है तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करके और उसके बाद ही बोना चाहिए, ताकि जो है कोई भी आगे चल करके हमें बीमारी से हम जितना बचा सकें फसल को उतना बचा लें। अच्छा, हमने एक बार इसको क्षेत्र के अनुसार इसकी प्रजाति का चयन किया, बीज को उपचारित किया, उसको लगाया, उसे कुछ खास विधि से इसको लगाया जाता है, उर्वरक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? देखिए, इसको जो है बोना तो लाइन में ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइन में नहीं बोएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे निराई गुड़ाई करने में हमको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। हाँ, अब ये है कि तिल को हम 2 तरीके से उगाते हैं। एक तो ये पूरा तिल ही हमने बो दिया, दूसरा हमारा जो है ये ज्वार बाजरा के साथ, अरहर के साथ भी हम सहफसली खेती के रूप में भी हम इसको कर लेते हैं। तो इसको हर तरीके से हम अगर करते हैं तो उसमें उर्वरक की जो मात्रा है, उर्वरक इसमें हमने जैसे पहले ही बता दिया कि इसको ज़्यादा ना खाद पानी की ज़रूरत है, ना तो ना एक पानी सिर्फ अगर इसको आवश्यकता है, पकते समय लग जाए और उसके बाद ना भी मिले तो ये अपना गुजारा कर लेती है। तो इसमें 30 किलो नाइट्रोजन और 45 किलो जो है फास्फेट इसमें देने की आवश्यकता है। अगर हमारी ज़मीन राकड़ या भूड़ है तो उसमें हमको जो है 15 किलो पोटास भी देनी आवश्यक है, आवश्यक है। लेकिन तिल का जो हमारा जो तेल का प्रतिशत है तिल में, उसको बढ़ाने के लिए जो है गंधक का देना आवश्यक है। गंधक से हमारा तेल का परता बढ़ जाता है और उसके लिए 25 किलो गंधक जो है हमें उस अपने नाइट्रोजन और फास्फेट जो हम दे रहे हैं उसके साथ अवश्य देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप प्रारंभ से कहते आ रहे हो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि डिमांडिंग ये खेती इसकी नहीं होती है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत ही सरल सहज तरीके से की जा सकती है, पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर फिर भी जितना भी दिया जाता है सही मात्रा में और सही अंतराल में दिया जाए तो किसी भी खेती के लिए लाभदायक है। तिल में ज़रूरत कम होती है, पर कब कब देना मुफीद रहता है? देखिए, अगर हमारी हल्की बरसात हो रही है तो पानी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल जिस समय हमारे पौधे में 60% फलियां लग जाएं, उस समय ये आवश्यक है कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए, और उस समय यदि बरसात नहीं होती है तो हमको एक सिंचाई करना आवश्यक है, ताकि हमारा जो तिल है वो अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो जाए। जी बिल्कुल, तो ये तो हुई तिल की खेती में सिंचाई की बात, और इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से अंतराल के लिए। और ब्रेक में जाने से पहले एक खास बात आपके लिए कि अगर रात को सोते समय आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है, बिस्तर में यूरिन करता है, तो कोई दवाई मत दीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। बस सोने से पहले काले तिल का एक लड्डू उसको खाने को दीजिए और फिर उसका असर देखिए। छोटा सा ब्रेक। खरपतवार जो है वो बिरलीकरण करना बहुत आवश्यक है। निकाई गुड़ाई, हम पहली निकाई गुड़ाई जो है 15-20 दिन का जब हमारा तिल का पौधा हो जाता है तो हम पहले निराई गुड़ाई करते हैं। अगर तिल, सोट, मेथी और अश्वगंधा का बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो जो गठिया की समस्या है, जिसे आमतौर पे हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं तिल की खेती की। तिल की खेती में रोग और कीट कौन कौन से लगते हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास बात, और वो ये कि अगर तिल, सोट, मेथी और अश्वगंधा का बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर सेवन किया जाए तो जो गठिया की समस्या है, जिसे आमतौर पे हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा
फ़ायदा मिलता है। तो आप इस टिप्स को नोट करिए। हम करते हैं इसकी रोग और कीट की बात। डॉक्टर साहब, तिल की खेती में रोग और कीट। कीट में जो है सबसे ज़्यादा जो हमारी सूड़ी लगती है वो है पत्ती व फल की सूड़ी। और ये सूड़ी जो है पत्ती को भी खाती है, और उसके बाद जैसे ही इसमें जो है वो फल लगना शुरू होते हैं, जैसे ही उसमें पॉट बनते हैं, वैसे उसको जो है ये खाना शुरू कर देती है। और खाते खाते ये जाल बना देती है, और जाल बना करके उसको ढक देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है। तो इसके उपचार के लिए जो है कई दवाइयाँ हैं। इनमें से अगर एक दवाई भी अगर आपको मिल जाती है तो उसका आप छिड़काव करें। तो पहला तो है क्यूनाल फास। क्यूनाल फास जो है वो 2.5 EC जो है का लेकर के 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोलिए, और घोलने के बाद इसका छिड़काव कर दें। अगर ये दवाई नहीं मिलती है तो मिथाइल पैराथियान एक दवा आती है, ये 2% चूर्ण है, और इसको ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। और ये जो चूर्ण ये धूल है, तो इसके लिए करना क्या है कि इसको पानी में घोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो मशीन आती है धूल छिड़कने वाली, जिस तरीके से ये मलेरिया का जो वाली मशीन है वो डस्ट को धुआं उड़ाती है, इसी तरीके की मशीन होती है। उसमें इसको डाल करके और आप खेत में उसको जो अच्छी तरीके से चला दीजिए, और सारी पत्तियों पर ये जो है जम जाएगी। तो इस तरीके से ये सूड़ी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर ये भी दवा ना मिले तो एक साधारण दवा है इंडोसल्फान 35 EC। इसका 1.25 लीटर लेकर के और 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें। तो इस तरीके से पत्ती या फल की सूड़ी से आपको अच्छी तरीके से निजात मिल जाएगी। कीटों में कोई खास नहीं, बस कीट में यही मुख्य कीट है, और इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ही एक कीट ऐसा है जो पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कीट और हम रोग की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। एक हमारा बिंदु खरपतवार का रह भी गया, और बहुत ज़्यादा लाजमी भी होता है, जैसा कि शुरू से आप कहते हैं कि एक ऐसा मेहमान है जिसे इनवाइट नहीं किया जाता और सारे पोषक तत्व ले जाता है पौधे के। तो इसका भी बहुत असर पड़ता है कि रोग और कीट वहीं ज़्यादा पनपेंगे जहाँ पे और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, अनवांटेड एलिमेंट है, वो आते हैं पौधे में। देखिए, खरपतवार जो है वो बिरलीकरण करना बहुत आवश्यक है। निकाई गुड़ाई, हम पहली निकाई गुड़ाई जो है 15-20 दिन का जब हमारा तिल का पौधा हो जाता है तो हम पहले निराई गुड़ाई करते हैं। और निराई गुड़ाई करते समय खरपतवार तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन चूंकि हमने तिल बोया है तो उसमें कहीं पर कोई इकट्ठे 3-3, 4-4 दाने एक साथ जमाए हैं, घना हो गया है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी का अंदाज लगाते हुए अगर पौधे घने हैं तो उन पौधों को भी निकाल देना चाहिए। अच्छा। तो इस तरीके से इसका बिरलीकरण भी कर देना चाहिए। और खरपतवार के लिए अगर हम चाहते हैं कि भाई निराई गुड़ाई में पैसा हमारा ज़्यादा लगेगा, कुछ लगेगा, तो एलाक्लोर एक दवा आती है 1.25 लीटर लेकर के, और उसको 1000 सीसी पानी में घोल करके, और पहले ही जब हमने तिल बोया उसके 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर ही ज़मीन को भिगो देंगे, जहां हमने बोया उस ज़मीन को पूरा भिगो देंगे, उससे छिड़क देंगे दवा। तो ये आपका फिर आपको खरपतवार से भी निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी अगर आप तिल की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार के संदर्भ में काफ़ी सजग रहें और उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अच्छा, तो अभी हम कीट की बात कर रहे थे, अब रोग इसमें कौन कौन से लगते हैं? देखिए, इसमें एक तिल की है फाइलोडी तिल की पहचान में ये बता दूं जी कि जिस वक्त इसमें से फलियां निकलना शुरू होती हैं, फली ऊपर जा कर के निकलती, पत्तियां इसकी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, और ये मालूम होता है जैसे किसी ने जला दी हो, ऐसे सिकुड़ती हैं। और सिकुड़ने के बाद फिर जो उसमें जो सफ़ेद या फूल आते हैं, वो फूल पर इसका असर होता है, फूल जो है वो फलियों को नहीं बनने देते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका पुष्प विन्यास जो है वो नष्ट ना होने पावे, उससे पहले ही इस दवा को जो है हम इसका प्रयोग कर लें। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय से इसकी बुवाई करना चाहिए, ज़्यादा लेट जो है बुवाई करने से जो है वो नुकसान होता है। दूसरा ये है कि उसमें हम फोरेट एक दवा आती है 10G, उसको जो है हम 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से जो है कूड़ों में ही डाल देंगे।
उसके बाद एक दवा और है मिथाइल ओडियान, इसको 2.5 लीटर लेकर के और इसका 1000 सीसी में लेकर के छिड़काव कर दें तो इस तरीके से रोग और कीट से हमें छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, रोग और कीट से तो छुटकारा मिल जाएगा, जो समस्या का समाधान आपने बताया, लेकिन समय की पाबंदी और उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, उसको मानना ही होगा। तो आप समय इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तिल की खेती के बारे में हमें दी। धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारा पता नोट कर लीजिए, साथ ही एक खास टिप ये भी नोट कर लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आपको परेशान कर रही है तो तिल और मिश्री को पानी में उबाल कर बस पीजिए और इसका असर देखिए। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो आपने जो पता नोट किया है उसके माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए। फ़ोन नंबर भी है, हमें कॉल करिए, अपनी समस्याएं बताइए। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। याशु को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।